बहुमत का मतलब हो गया कि जितने भी लोग हैं उनका आदेश है, यदि तो बहुमत का मतलब ये हो गया चाहे सदन 5 सदस्यों का हो और चाहे 10 सदस्यों का हो या कितने का भी हो, जितने सदन के सदस्यों की संख्या है उसका 50% प्लस ये हो जाता है क्या बहुमत। ये क्या होता है बहुमत होता है। और कौन सा बहुमत होता है साधारण बहुमत। ये होता है किसी भी सदन के लिए। अब क्योंकि लोकसभा की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास अधिकतम 550 सदस्य हैं, तो इसका आधे से एक अधिक, इसका मतलब क्या होगा ये हो गया आधे से। अगर 250 मानते हैं 550 मानते हैं, अगर राज्यसभा के बहुमत की बात करेंगे तो अधिकतम कितने हो सकते हैं 550, और 550 का अधिकतम क्या हो जाएगा 126 होगा। अरे भाई 276 होगा हमारे 550 276 होगा ना। अच्छा ये 276 500 अगर 500 होता तो आपका ये हो जाता, ठीक है 500 इसमें हो जाती। अब वो 25 है तो 26 और 50 नॉट हो जाएगा, तो 25 इसमें हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 276 हां 276 ठीक है। तो ये आपकी संख्या हो जाएगी और ये हो जाएगा क्योंकि आदेश का होगा 125 तो एक ज्यादा हो जाएगा 26। मतलब कहने का मतलब जितना भी सदन है उसका आधा हो जाता है। तो अब चूंकि हमारे यहाँ दोनों सदन हैं, ये हमारी लोकसभा है और ये नीचे हमारी राज्यसभा है। अब इसमें से कह रहा है बार-बार आपको दिख रहा है कि बहुमत से साधारण बहुमत से, तो साधारण बहुमत तो आप सभी जानते हैं, लेकिन शब्द यूज करता है क्या कि मतलब जो है 2/3 सदस्य होने चाहिए और 2/3 सदस्य किसी भी स्थिति में साधारण बहुमत से कम नहीं होने चाहिए। या 50% पढ़िए सेंटेंस क्या लिखा आपने अभी जो पढ़ा आपने, कितने सदस्यों का होना चाहिए। प्रत्येक सदन द्वारा अपने कुल सदस्य संख्या, ध्यान से सुनिए बच्चों, प्रत्येक सदन द्वारा अपने कुल सदस्यों की बहुमत तथा अब देखो कुल सदस्यों का बहुमत। अब देखो मान लो बात कर रहे हैं तो लोकसभा की, ठीक, और कुल सदस्यों का बहुमत मतलब कितना हो गया दोस्तों 276 है ना, 276 हो गया। ये क्या कह रहा है, ये क्या हो गया बहुमत हुआ किसका, बहुमत किसका लोकसभा। क्या अब देखो सब एक पे समझते जाओ, क्योंकि यही चीज आपको बहुत बार-बार अगर नहीं समझ रहे हैं तो बार-बार दिक्कत होगी। क्यों कहेगा कि 2/3 कहेगा, फिर कहेगा बहुमत कहेगा, तो 2/3 बहुमत यानी कि जो 2/3 है वो किसी भी कंडीशन में बहुमत से कम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे पढ़िए, क्या पढ़ा। और तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के उपस्थित और मतदान भी कर रहे हैं, जो उपस्थित होगा नॉर्मली माना जाता है मतदान जरूर करेगा। सदस्यों उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। हाँ, विशेष बहुमत से पारित होना, 2/3 जब हो गया तो क्या हो गया विशेष बहुमत। और इसके आगे पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ दीजिए, क्या पढ़े पूरा। 2/3 बहुमत विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। पूरा साधारण बहुमत से पढ़ा। प्रत्येक सदन द्वारा अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा कुल सदस्य संख्या का जो बहुमत कह रहा है, यानी कि कह रहा है 276 कम से कम होना चाहिए। कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत और अर्थात उसका 2/3 बहुमत मतलब विशेष बहुमत होता ही है, तो 2/3 बहुमत यानी कि दोनों कंडीशन कह रहा है। एक तो कह रहा है कि 2/3 सदस्य होने चाहिए, जो जितने भी सदस्य उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं उनका 2/3, और वो 2/3 किसी भी कंडीशन में 50% +1 से कम नहीं होना चाहिए। यानी ये जो 2/3 है वो इससे कम नहीं होना चाहिए। ये हो गया विशेष बहुमत। अभी को समझ में आया। ये नहीं मान लो, अगर अब इसका समझने का क्या मतलब है, मान लो किसी भी सदन में 300 लोग ही हैं, मान लो किसी सदस्य में सदस्यों की संख्या 300 है। अब 300 की जो स्थिति हुई, अब इसमें से क्या कर दिया कि 250 लोगों ने मतलब जो है किसी के फेवर में किया, किसी जो भी विधेयक आया है उसके फेवर में 250 लोगों ने मतदान कर दिया। अब 250 जो कर दिया तो ये 2/3 से तो ज्यादा हो गया। तीन उसमें क्या कह रहा है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, तो ये तो हो गया भाई 250 300 उपस्थित थे, तो 300 उपस्थित है, 250 लोगों ने मतदान में भाग लिया, या नहीं सॉरी 300 लोगों ने मतदान में भाग लिया,
250 लोगों ने फेवर में मत दिया। जो भी करना है, चाहे अगेंस्ट में चाहे विरोध, मतलब जो है चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में मतदान किया, 250 लोगों ने किया। मान लो पक्ष में 250 लोगों ने मतदान कर दिया, तो सदन में जितने उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3 हो ही गया 250, और जो 250 2/3 हो ही गया। अब इसके यानी कि तब तो पास हो जाना चाहिए, लेकिन कंडीशन लगी हुई है कि जो है लोकसभा में या जो भी सदन है उस सदन का बहुमत होना चाहिए। तो सदन का बहुमत तो नहीं होना 250, क्या सदन का बहुमत है? नहीं, क्योंकि सदन का बहुमत तो 276 है। तो यानी कि ये 276 के आंकड़े को नहीं छू रहा है, इस नाते ये नहीं पारित हो पाएगा, विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। क्योंकि इसमें क्राइटेरिया वो जो सदन है उस सदन का जो बहुमत है उसको हासिल नहीं कर पाया 2/3, तो नहीं हो पाएगा। इस नाते ये 2/3 किसी भी कंडीशन में अगर इसमें से 276 लोग कर दिए होते 300 में से तो मान लिया तब मान लिया जाता, क्योंकि उस समय सदन का 2/3 जो उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 है भी, और वो जो 2/3 यानी 276 जो हो रहा है वो सदन के बहुमत का के आंकड़े को भी छू रहा है, ऐसा तब पारित माना जाएगा। समझ में आ गई बात ना? तो ये बार बार जब जिक्र होगा तो दो ही तरह का विधेयक आपको ध्यान रखना है। एक विधेयक आपको देना है कि साधारण, जो कि आधा से एक ज्यादा यानी 276, ठीक है, लोकसभा का। राज्यसभा का होगा तो 251 126 हो जाएगा। राज्यसभा का है क्योंकि 250 का सदन है उनका, तो 250 का सदन है तो इसका 125 हो जाएगा, प्लस एक ऐड हो जाएगा उसमें से, क्योंकि 250 का 50% 125 ही होगा। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये राज्यसभा में अगर बात होगी तो किसी भी कंडीशन में जितने भी सदस्य हैं वो 2/3 126 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2/3 बस ऐसे याद रखना है, 2/3 जितने भी हैं वो किसी भी कंडीशन में लोकसभा अगर है तो 276 से कम नहीं होने चाहिए, और 2/3 अगर राज्यसभा है तो कहीं भी 126 से कम नहीं होना चाहिए। क्यों समझ में आएगी बात ना? यही बात 2/3। सर जैसे अगर प्रस्ताव लोकसभा में होगा तब 276 होना चाहिए, मस्ट है, और अगर राज्यसभा में प्रस्तुत होगा तो फिर 126 मस्ट है। दोनों अलग बताया मैंने। ये आपका हो गया राज्यसभा का। यस सर। राज्यसभा की स्थिति है और ये है लोकसभा की। क्योंकि देखिए कह रहा है, बार बार आप शब्द में नहीं जानेंगे तो समझ जाएंगे। कह रहा है तो सदन का बहुमत, तो सदन का बहुमत मतलब 50% प्लस 1। अब ये सदन कितने का 550 का है, इसी नाते मैंने यहाँ समझाया। तो इस सदन का बहुमत कितना है 550 276 है, तो वो 2/3 किसी भी कंडीशन 276 से नहीं होना चाहिए। लोकसभा की अगर बात हो रही है, राज्यसभा की बात हो रही है तो किसी भी कंडीशन 126 से कम नहीं होना चाहिए। कितना 2/3, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना। तो देखिए 3 तरह के संविधान मतलब संशोधन करने पड़ते हैं हमारे यहाँ। संविधान संशोधन की 3 तरह की प्रक्रिया है। मूल रूप से 3 तरह की है। कुछ ऐसे भी सुधार हैं जिनको संविधान संशोधन माना ही नहीं जाता, तो चौथी प्रक्रिया आपकी हो जाएगी। उसके बारे में भी आप लोगों को संभवतः पीछे पढ़े होंगे तो जाने होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूंगा आगे। तो क्या होता है कि 4 तरह की प्रक्रिया है। एक तो आप ऐसा सुधार करते हैं जिसको संविधान संशोधन माना ही नहीं जाता, तो वो सुधार आप एक कर लेंगे, है ना। उसमें आपको 376 का प्रयोग करना ही नहीं पड़ता है, ठीक है। 368 का प्रयोग 368 का प्रयोग करना ही नहीं पड़ता है, 368 का प्रयोग करना ही नहीं पड़ता है, तो वो एक सुधार हो जाता है। लेकिन अगर एक करेंगे तो एक सुधार हो जाएगा, जैसे यानी कि जो मतलब कोई भी संविधान संशोधन करेंगे तो 368 का प्रयोग करेंगे। तो साधारण बहुमत वाला में 368 का प्रयोग करेंगे, विशेष बहुमत वाले में जो भी मैंने बताया उसमें भी 368 का प्रयोग करते हुए कर देंगे। एक और होता है जो कि विशेष बहुमत ही होता है, बस उसमें कंडीशन लग जाती है आधे से अधिक राज्यों की सहमति। आधे से अधिक राज्यों की सहमति, बस इतना जुड़ जाता है। वैसे आपको ध्यान बस रखना है बस 2, एक साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब 50% प्लस 1, विशेष बहुमत का मतलब है कि 2/3 सदन की सदस्य संख्या का 2/3, और 2/3 किसी भी कंडीशन में अगर लोकसभा है तो 276 से कम नहीं होना चाहिए, और राज्यसभा है तो 126 से कम नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। चलिए, कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत इन ब्रैकेट विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान आरोपित न्यायाधीश को अपने पक्ष में
समर्थन और पैरवी करने का अधिकार होता है। समर्थन और पैरवी करने का अधिकार होता है। अधिकार होता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष आदेश के लिए रखा जाता है। राष्ट्रपति के समक्ष आदेश के लिए रखा जाता है। राष्ट्रपति का आदेश मिलने पर, राष्ट्रपति का आदेश मिलने पर या मिल जाने पर, राष्ट्रपति का आदेश मिल जाने पर ऐसे न्यायाधीश को उनके पद से हटा दिया जाता है। ठीक, जैसे देखिए सारे विधेयक जो हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति महोदय जब तक किसी चीज़ का अप्रूवल नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। जैसे कोई विधेयक पारित होता है, कोई विधेयक बनता है तो उसमें क्या होता है, 200 सदनों से पास होता है, फिर आगे राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति महोदय को स्वीकृति दे देते हैं। उसी दिन से जिस दिन सिग्नेचर कर दिया उन्होंने, उसी दिन से वो कानून बन गया फाइनली। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, दोनों सदन पारित कर देंगे कि माननीय जज साहब के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लग गई है या उनके ऊपर से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया ही है, बिना महाभियोग के लगा हटा नहीं सकते। तो ये प्रक्रिया व्यवस्थित हो जाएगी। राष्ट्रपति जब तक अप्रूवल नहीं दे देंगे तब तक वो पूर्व से पुष्टि उसकी नहीं की जाएगी। यही बात उन्होंने कही है। और फिर और बात भी इसमें है एक, जैसे हाँ, जैसे जब वो जो सत्र है ना, उसी सत्र में ही मतलब ये कंप्लीट हो जाना चाहिए प्रक्रिया। जिस सत्र में चल रहा है, जैसे कार्य न्याय मानसून है ना, बजट सत्र है, जिस भी सत्र में उनके ऊपर महाभियोग के लिए लाया, उसी सत्र में ही फाइनली वो अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाना चाहिए, तभी माना जाएगा, अगले सत्र में नहीं माना जाएगा। तो यही एक आर्टिकल 124(4) ये भी बात कहता है। तो आगे लिख लीजिए, अनुच्छेद 124(4) में ही आगे क्या कहा गया है, कह रहा है किसी न्यायाधीश को, किसी न्यायालय चेक कर लीजिएगा, किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए, मतलब उनके पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव उसी सत्र में, पारित प्रस्ताव उसी सत्र में प्रस्ताव उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, अब लिखिए अनुच्छेद 124(5) में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 124(5) लिखिए इसमें, ऐसे किसी प्रस्ताव को संसद में रखने, 125(5) क्या कह, 124(5) क्या कह रहा है दोस्तों, ऐसे किसी प्रस्ताव को संसद में रखने तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जांच करने के लिए, रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ऐसे
किसी प्रस्ताव को संसद में रखने तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जांच करने के लिए प्रक्रिया यानी कि जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया विहित करने की शक्ति संसद को दी गई है। विहित करने की शक्ति किसको दी गई है? संसद को। इसका क्या मतलब हुआ भाई? बताओ बेटा कोई लोग, क्या मतलब हुआ इसका? संसद ही जो उनके ऊपर लगाया जाएगा मामले उसकी जांच संसद ही कर सकता है। ये कह रहा है। बताओ सिद्धार्थ क्या कह रहा है? पढ़ो, बताओ क्या कह रहा है? भाषा समझो, जो लिखे वो पढ़ो, कुछ और थोड़ा नहीं उसमें हो जाएगा। भाषा बताओ। संसद के द्वारा ही न्यायाधीश को हटाया जाता है। नहीं, गलत है। वो तो पहले आर्टिकल में हो गया कि भाई दोनों संसद हटाएगा ही। क्या कह रहा है बस समझ रहे हैं आप लोग, बस कुछ कहना है नहीं। देखिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, शब्द क्या कह रहा है? ऐसे किसी प्रस्ताव को संसद में रखने तथा न्यायाधीशों के कदाचार या असमर्थता की जांच करने के लिए प्रक्रिया विहित करने की शक्ति संसद को दी गई है। सर संसद में रखने के लिए। अरे भाई जो ये प्रक्रिया है ना, सिद्ध कदाचार और बहुमत सिद्ध कदाचार हो जाए और असमर्थता की स्थिति हो जाए, तो देखिए जजेस को हटाने के लिए दो ही तरीके हैं। या तो उनके ऊपर दोष एलिगेशन लग जाए कि सिद्ध कदाचार है, या तो फिर वो कार्य करने की स्थिति में नहीं है, असमर्थता की स्थिति में। तो कुछ ऐसी स्थिति होगी, विकलांग हो गया या कुछ और हो गया, कुछ भी ऐसी कंडीशन की वो वर्क करने की स्थिति में नहीं है। दो कंडीशन है तो उनको हटाया जाएगा। हटाने की जो प्रक्रिया है वो संसद बनाएगी। यानी कि अभी तो आप देख रहे हैं कि लोकसभा में है तो इतना बहुमत 2/3 सदस्यों बहुमत के आधार पर उनको हटाया जाएगा। राज्यसभा में जो विधेयक पारित होगा वो क्या 2/3 और जो कि 50+1 से कम नहीं होना चाहिए, यानी विशेष दोनों हटाने की जो प्रक्रिया विशेष बहुमत की है ना, अगर संसद चाहे तो साधारण बहुमत भी कर सकती है। यानी कि प्रोसीजर जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो संसद के पास शक्ति है। संसद चाहे कि वो विशेष बहुमत में उनको नहीं रखेगा, साधारण बहुमत से उनको हटा देंगे, चेंज कर सकती है संसद, है ना। तो ये है संसद की पावर, ये बात कह रहा है। यानी कि जो प्रोसीजर है ये हटाने का, वो प्रोसीजर बदलने की जो पावर है वो इसके पास है। ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके, संसद में इस शक्ति का प्रयोग, संसद ने इस शक्ति का प्रयोग, सॉरी ऐसे लिखिए, संसद ने इस शक्ति के प्रयोग में, संसद ने इस शक्ति के प्रयोग में न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बनाया है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बनाया है, 1968 बनाया है। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक अधिनियम बना दिया गया है उनकी जांच के लिए 1968। हाँ, ऐसे नहीं कि जैसे मान लो जैसा हमारे खिलाफ निर्णय दे दिए और हम जो है विधायिका के मेंबर हैं और शक्तिशाली मेंबर है, और शक्तिशाली का मतलब हम बहुमत वाले मेंबर हैं। अब हमने क्या किया कि भाई इनके खिलाफ ले आओ, सिद्ध कदाचार ले आओ, बना दिया अपना कहानी और सिद्ध कदाचार ले आओ और उनके लिए हटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा। वो उनकी जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, कौन सी चीज़ें उस दायरे में आएंगी, ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको दिखानी होंगी, बतानी होंगी, तब हो पाएगा। तो न्यायाधीश जांच ऐसे नहीं जब जबरदस्ती आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, जब मन में आए तब जांच बैठा दें, ऐसे नहीं कर सकते। फिर तो न्यायाधीश तो डर के काम करेंगे, फिर तो दबाव में हो जाएंगे, फिर तो कहाँ निष्पक्ष हो पाएगा। तो इस नाते दोस्तों ये बात है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बनाया, जिसके अनुसार किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए, जिसके अनुसार, किसके अनुसार? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार, जिसके अनुसार किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए एक प्रस्ताव, किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए एक प्रस्ताव राष्ट्रपति को संबोधित, एक प्रस्ताव राष्ट्रपति को संबोधित कर लाया जाता है, राष्ट्रपति को संबोधित कर लाया जाता है
अब यहाँ से बात बारीकी से समझिएगा, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने, न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया बता रहा है, प्रोसीजर जो कह रहा है आर्टिकल 124(5) में बता रहा है कि उसकी जो प्रक्रिया है उसको बदल सकती है कौन? संसद। ये बताया आपको। अब बता रहा है कि जो है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में इस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया कि कैसे कैसे हटाया जाएगा। तो आप पहले उनको सूचना देंगे, फिर अगर लोकसभा में है तो 100 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, राज्यसभा तो 50 सदस्यों की। तो ये पूरी प्रक्रिया जो आप देख रहे हो 150 के भी आगे देखोगे, मैं यहाँ थोड़ा आगाह कर रहा हूँ, फिर अभी एक बार चर्चा कर लूंगा। तो ये प्रक्रिया जो हो रही है, प्रोसीजर इस तरह का, ये प्रोसीजर कौन बनाया? संसद। यही प्रोसीजर वो चाहे तो बदल सकती है। बात समझ रहे हैं? यही प्रोसीजर, जैसे मान लो किसी न्यायाधीश ने सिद्ध कदाचार की बात हो गई, तो सिद्ध कदाचार के बाद हटाएंगे कैसे? तो हटाने वाली जो प्रोसेस आप देख रहे हो, ये प्रक्रिया का उल्लेख न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में ये प्रक्रिया बनी हुई है। चाहे तो इसमें वो सुधार कर सकते हैं आगे चल करके संसद। चलिए वही बात है। तो जिसके अनुसार किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए एक प्रस्ताव राष्ट्रपति को संबोधित कर लाया जाता है। एक प्रस्ताव राष्ट्रपति को संबोधित कर लाया जाता है। प्रस्ताव यदि लोकसभा में लाया जाता है, यानी कि अगर प्रस्ताव पहले लोकसभा में लाया गया है, यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 100 सदस्यों द्वारा तथा यदि राज्यसभा में लाया जाता है तो कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रक्रिया भी यहाँ भी इनकम्प्लीट है, अभी आगे कंप्लीट कर रहे हैं। कहने का मतलब है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में किया गया कि अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा रहा है तो 100 सदस्यों द्वारा सिग्नेचर उस पर अप्रूवल होना चाहिए। राज्यसभा में अगर लाया गया है तो उसमें 50 सदस्यों का अप्रूवल होना चाहिए, और इस तरह से प्रक्रिया आएगी, फिर इसके बाद में चलेगी। और वही प्रूफ हो गया, ये जो बहुमत आधार है तो उनको हटा दिया जाएगा। ये प्रोसीजर जो है अगर बदलना है तो संसद के पास पावर है, अनुच्छेद 124(5) कहता है। चलिए, तो उसके बाद जाएगा लोकसभा में आएगा तो अध्यक्ष, और राज्यसभा में आएगा तो सभापति। तो क्या उनका रोल है ये देखिए आगे चल करके। आगे देखिए, यथास्थिति उसमें आगे कंटिन्यू करिएगा। यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को, यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति, यानी लोकसभा में आया है तो अध्यक्ष महोदय, और राज्यसभा में आया तो सभापति महोदय। यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को ग्रहण करने या न करने का निर्णय करता है। ग्रहण करने या न ग्रहण करने का निर्णय करता है। और फिर देखा होगा, वेंकैया नायडू साहब थे और इसके पहले वाले जो राष्ट्रपति महोदय थे, राज्यसभा में आया प्रस्ताव तो उन्होंने वही खारिज कर दिया, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। एक्सेप्ट करने की पावर कौन कर रखता है? अध्यक्ष और सभापति। मान लो 100 सदस्य राज्यसभा में है, 50 सदस्यों ने अप्रूवल करके दे दिया। अब स्पीकर के ऊपर, जो सदन के स्पीकर हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि कर दिया तो उनको करना ही पड़ेगा, है ना। तो अब जो कि होगा तो करेंगे ही, सही होगा तो करेंगे ही, और नहीं सही होगा तो फिर मतलब यानी कि कहने के लिए पावर उनको दी गई है कि उसको वहीं पे विड्रॉल कर सकते हैं कि हटाओ, उसको नहीं चलेगा यहाँ से। सभापति प्रस्ताव को ग्रहण करने या न करने का निर्णय करता है। प्रस्ताव ग्रहण किए जाने पर, प्रस्ताव ग्रहण किए जाने पर यानी स्वीकार किए जाने पर एक 3 सदस्यीय समिति
एक 3 सदस्यीय समिति किए जाने पर, प्रस्ताव ग्रहण किए जाने पर एक 3 सदस्यीय समिति, अब 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन लोग होंगे वो लिखिए ब्रैकेट में। एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, एक कॉमा लगा के एक किसी हाई कोर्ट, एक किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सब ध्यान लगाइएगा, तथा एक प्रसिद्ध न्यायविद, तथा एक प्रसिद्ध न्यायविद। ये 3 सदस्य हुए। देखिए अगर फिर से आप देखिए बहुत बारी जो है किसी न्यायाधीश महोदय के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया ला दी गई है और महाभियोग की प्रक्रिया में या असमर्थता की स्थिति में है, जैसे मान लो आप जबरदस्ती कह रहे हैं, असमर्थ हो गए हैं, सिद्ध कदाचार हो गया, तो नहीं, मतलब कहने का मतलब इसकी जांच कौन करेगा, वो जांच वाली बात आप समझ रहे हैं। तो ये सिद्ध हो गया, प्रक्रिया सिद्ध हो गई कि भाई अगर लोकसभा में है तो 100 सदस्य सिग्नेचर हो जाएंगे, राज्यसभा में तो 50 सदस्य हो जाएंगे, यहाँ पर है तो अध्यक्ष के पास जाएगा और अध्यक्ष क्या उसको अप्रूवल कर देंगे कि भाई ठीक है, अगर कर देते हैं, यहाँ पर है तो सभापति कर देंगे, सभापति अब वो सही होगा तो कर देंगे। इसके बाद में क्या होगा, एक समिति के पास जाएगा, कौन सी समिति होगी, 3 सदस्यीय समिति होगी। एक तो सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश होगा, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, ठीक। इसके अलावा कौन होगा, एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक, मुख्य न्यायाधीश होंगे और एक है न्यायाधीश, यानी कानून अच्छे जानकार न्यायाधीश। ये 3 लोग होंगे जो कि क्या करेंगे, उसकी जांच करेंगे। किसकी जांच करेंगे कि क्या असमर्थता है, ठीक, या सिद्ध कदाचार है। अब ऐसे नहीं कि कदाचार सिद्ध हो गया, वो कौन करेगा, जो न्याय का जानकार होगा वही तो सिद्ध करेगा कि सिद्ध कदाचार है कि नहीं करेगा। इस साथ एक समिति गठित की गई है, समझ रहे हैं वो समिति। अब समिति गठित की गई क्यों, क्योंकि न्यायपालिका में सिद्ध कदाचार हुआ है, भाई असमर्थता तो भाई जांच कर लेगा, कोई भी डॉक्टर कर लेगा, जैसे भी कर लेगा, लेकिन एक प्रोसीजर उनके लिए स्पेशल बनाया गया है, उनके लिए विशेष बनाया गया है। वो मतलब जो जैसे अभी आप देखिए ओबीसी को आरक्षण को लेकर एक कमेटी गठित कर दी गई है ना, अब वो गठित कर दी गई कमेटी अब अपना विश्लेषण लेगी, उसमें विशेषज्ञों की राय लेगी, वो कमेटी उसका अपना व्यक्तिगत काम है, यहाँ पर किसी की ओपिनियन नहीं है। वो आयोग पूरी तरह स्वतंत्र है, वो लोकल स्तर पे जैसे भी उसको जो भी करना है वो उसका अपना इश्यू है, उसका अपना मैटर है, कैसे करेगी, वहाँ पर एडवाइस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर उसके लिए विशेषज्ञ स्पेशल लोग गठित ही किए गए हैं। उसी तरह से समिति भी जो है इन न्यायाधीशों की, तो ये स्पेशलाइज समिति है, इनको मालूम है उनको कैसे कैसे क्या करना है, तो ये अपना करके रिपोर्ट देंगे, ठीक है। तो ये चीज है, ये पूछा जाए अगर कि सिद्ध कदाचार या असमर्थता की जांच कौन करता है, तो एक समिति करती है। उस समिति के मेंबर कौन होते हैं, तो ये मेंबर होते हैं। इससे अगर अंदर से गहराई से प्रश्न पूछेगा तो आपको बताना होगा कि ये सिद्ध कदाचार या असमर्थता की जांच कौन करता है, तो पता चलेगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, और फिर कहेगा 3 सदस्यीय समिति, 2 सदस्यीय समिति, 5 सदस्यीय समिति, ऐसा कुछ भी ऑप्शन दे सकता है इसमें। तो वहां पर आपको 3 सदस्यीय समिति होती है, जो बनाता कौन है, जो स्पीकर होगा वो बनाएगा, है। चलिए, प्रस्ताव ग्रहण किया जाएगा 3 सदस्यीय समिति हो गया। तो ये न्यायाधीश हो जाएंगे, 3 लोग हैं, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। आरोप की जांच के लिए गठित की जाती है, आरोप की जांच के लिए गठित की जाती है। यदि समिति अपनी रिपोर्ट में आरोप की पुष्टि करती है, यदि समिति अपनी रिपोर्ट में आरोप की पुष्टि करती है, यदि समिति अपनी रिपोर्ट में आरोप की पुष्टि करती है,
तो रिपोर्ट, तो ऐसी रिपोर्ट को और पुष्टि करती है, तो ऐसी रिपोर्ट और न्यायाधीश को हटाए जाने का, ऐसी रिपोर्ट, तो ऐसी रिपोर्ट और न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रस्ताव उस सदन में रखा जाता है। उस सदन में रखा जाता है जिसमें कार्यवाही लंबित है, जिसमें कार्यवाही लंबित है। अब कहने का मतलब है, देखो अब आप देख रहे हैं समिति बन रही है ना, तो समिति जैसे मान लो किसी भी सदन में जाएगा, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में, अगर किसी सदन में जाता है, मान लो एक तरह से लोकसभा में गया, तो लोकसभा में गया, स्पीकर स्वीकार कर लेंगे उस बात को, क्योंकि 100 सदस्यों ने सिग्नेचर कर दिया उस पर और उनको लग भी रहा है तो स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिए। उन्होंने एक समिति फट से बना दी, एक समिति गठित हुई 3 सदस्यों की, उन्होंने जांच की, उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये पुष्टि होती है। अब पुष्टि हो गई, जो पुष्टि होती है तो अब उस पर मतदान करा लीजिए, मतदान करा लिया, उस पर मतदान हो गया, फाइनल हो गया, दूसरे सदन में जाएगा, उसमें बहुमत होगा, वहां पर समिति अब नहीं बनेगी, एक ही सदन में बन गई समिति ने, क्योंकि केवल यही जांच करनी है कि क्या जो एलिगेशन लगे हैं इनके ऊपर असमर्थता वाले या सिद्ध कदाचार वाले, तो दोनों में से मतलब प्रूफ्ड है, मतलब जिस भी आधार पर हटा रहे हैं वो वाला प्रूफ हो रहा है कि नहीं, समिति निर्धारित करेगी। कहने का मतलब ये है समिति निर्धारित कर दी, अप्रूवल हो गया, उसमें दूसरे सदन में जाएगा, केवल बहुमत के आधार पर पारित हो जाएगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे, फाइनल। ठीक है, चलिए दूसरे क्या लिखा आपने, जिसमें कार्रवाई लंबित है, एक सदन द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर, एक सदन द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर दूसरे सदन को भेजा जाता है, दूसरे सदन को भेजा जाता है, दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित, दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित, दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष, दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष आदेश के लिए रखा जाता है, राष्ट्रपति के समक्ष आदेश के लिए रखा जाता है, और तब राष्ट्रपति आरोपित न्यायाधीश को हटाने का आदेश देते हैं, और तब राष्ट्रपति आरोपित न्यायाधीश को हटाने का आदेश देते हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में एक भी न्यायाधीश को उनके पद से नहीं हटाया गया है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के एक भी न्यायाधीश को उनके पद से हटाया नहीं गया है। यद्यपि दो न्यायाधीशों के विरुद्ध हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। एक मामला था न्यायाधीश बी रामास्वामी का मामला था, तो लिख लीजिए दो न्यायाधीशों के कौन से मामले थे। नंबर 1 मामला था न्यायाधीश बी रामास्वामी,
न्यायाधीश बी रामास्वामी, इनका क्या मामला था वो भी नोट कर लीजिए फटाफट। न्यायाधीश बी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे प्रथम न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे प्रथम न्यायाधीश हैं जिनको हटाने के लिए न्यायाधीश या न्यायमूर्ति वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे प्रथम न्यायाधीश हैं जिनको हटाने के लिए 1991 में 1991 में लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था। इनके ऊपर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहने के दौरान वित्तीय अनियमितता का आरोप था। वित्तीय अनियमितता का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ये कहाँ के न्यायाधीश थे भाई? हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। क्या नाम था इनका? बी रामास्वामी था। ठीक, कब के दौरान की बात है? 1991 की बात है, जब ये हाई कोर्ट हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। वित्तीय अनियमितता का आरोप इनके ऊपर लगा था। ठीक है, चलिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.बी. सावंत, उसी में आगे कंटिन्यू करिएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.बी. सावंत की अध्यक्षता में अब ब्रैकेट में लिख लीजिए कौन कौन सदस्य इनके साथ थे। अध्यक्षता ये कर रहे थे तो और कौन कौन सदस्य थे इसमें उस समय? जो कौन थे न्यायमूर्ति, कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पी.बी. सावंत साहब थे जो अध्यक्षता कर रहे थे। इसकी जांच की अध्यक्षता करेंगे। देखिए समिति बनेगी ना दोस्तों। अभी आपने पढ़ा है कि जब भी किसी न्यायाधीश के ऊपर एलिगेशन लगेगा तो आएगा, लोकसभा में आया, 100 सदस्यों के अप्रूवल के साथ आया, स्पीकर ने स्वीकृति दे दी। अब स्वीकृति दे दी तो एक जांच समिति गठित कर दी। जांच समिति में क्या करेंगे? एक क्या होंगे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे और क्या किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे और एक न्यायाधीश होंगे। तो अभी यहाँ पर बताया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बता दिया, क्या पी.बी. सावंत साहब थे। उसके अलावा अब एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे कोई, और इसके अलावा कोई एक विधि विशेषज्ञ हो जाएंगे। ठीक, तो वही ब्रैकेट में लिख लीजिए दो सदस्य और कौन कौन से थे। लिखिए बी.डी. देसाई अन्य सदस्य के रूप में रहे। अन्य ब्रैकेट में लिखिएगा बी.डी. देसाई, न्यायाधीश बी.डी. देसाई, ऐसे लिखिए न्यायाधीश बी.डी. देसाई तथा न्यायाधीश ओ.पी. चिन्नप्पा रेड्डी। अब आप यहीं पे थोड़ा सोचिएगा, दो लोगों का नाम लिखा है, एक चिन्नप्पा रेड्डी साहब है और दूसरे कौन है? पहले वाले बी.डी. देसाई साहब है। दोनों का ही न्यायाधीश लगा है। यहाँ पर लिखा है न्यायाधीश, तो आप ये दिमाग में मत रखिएगा कि भाई न्यायाधीश कह रहे हैं और कहाँ से बाहर से आदमी पकड़, नहीं, कोई जरूरत नहीं है कि यानी कि यहाँ पर हो सकता है किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, मतलब एक हाई कोर्ट का जज भी हो सकता है, मतलब हाई कोर्ट का वो जज भी हो सकता है, इसलिए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है तो अभी हाई कोर्ट का जज भी हो सकता है या कोई बड़ा एडवोकेट हो सकता है या जो भी हो सकता है। बस समझ रहे? तो चूंकि यहाँ न्यायाधीश शब्द लग रहा है तो दोनों न्यायाधीश लीजिए गए, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और एक न्यायाधीश होंगे, है ना। मतलब बाध्यता है, एक सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए और एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी का होना चाहिए और उसके अलावा दूसरा कोई न्यायाधीश हो सकता है। ठीक है, वो हाई कोर्ट का ही मोस्टली रखते हैं लोग, तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो जाएगा। तो 3 लोग हो गए थे सदस्य आपके। कौन कौन हुए? बी.डी. देसाई साहब हुए और ओ.पी. चिन्नप्पा रेड्डी। ओके, ब्रैकेट बंद कर दीजिए।
तो ऑप्शन टेक्स्ट बन रहा है पीबी सावंत की अध्यक्षता में ब्रैकेट बंद है गठित समिति ने आरोप को सही पाया था। गठित समिति ने आरोपों को या आरोप को सही पाया था। परंतु लोकसभा में में 1993 में लोकसभा में, अब ये डेट है 10-11 मई 1993 की बात हो रही, तो लिख लो, डेट भी लिख लो, 10-11 मई 1993 में हुए मतदान में कांग्रेस द्वारा भाग न लेने के कारण प्रस्ताव पारित न हो सका। ठीक, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था उस समय। कांग्रेस में बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी थी, है ना, तो उसने भाग नहीं लिया उसमें, तो क्या होगा? 176 सदस्यों ने मतदान किया था कुछ टोटल, अभी मैं लिखवा दे रहा हूँ उसको, 176 सदस्यों ने मतदान किया, मतलब ही नहीं है। अब क्या नहीं है, क्यों नहीं है? 176 क्या है ही नहीं है, 276 है ही नहीं, है ना, तो 276 है ही, तो बात खत्म हो गई। जितना उपस्थित रहे होंगे तो 2/3 कर भी दिए होंगे, तो करो, क्या दिक्कत लगी हुई है, क्योंकि 2/3 तो होना कितना चाहिए, है ना। अब मान लो आप यहाँ पर आप ये बात ना समझाए होते तो अभी आधे लोग समझते कि 176 था, सर कितने लोग थे उस समय, तो पता चला कि 250 लोग थे, 200 लोग थे, कुछ भी लोग रहे होंगे, तब तो 2/3 हो गया, तो 2/3 276 नहीं हुआ ना, मतलब 176 जो है 100 लोग कम पड़ गए थे, यानी 100 और जुड़ गए होते इसमें, तो क्या हो जाता? तो चाहे कांग्रेस साथ देती या नहीं देती, तब भी क्या हो जाता? पारित हो जाता है। तो इसका मतलब विधेयक आया और उसके बाद आराम से मुंह के बल गिर गया और कुछ नहीं हो पाया, तो जो न्यायाधीश जैसे थे वैसे रहते हैं। इसी नाते जो राजनीतिक कद्दावर लोग होते हैं, क्या अपना समीकरण फिल्मों में यही सब दिखाता है ना, कि अपना जुगाड़ फिट किए रहते हैं। कुछ लोग वोट में, जैसे विधायक सांसद अपने वोट फिक्स लिए रहते हैं, जैसे मान लो आप सभी लोग प्रधान हो, अब फिक्स है प्रधान जी लोग भाई जनप्रतिनिधि हैं, अपने गांव में जीते हुए हैं। अब ये लोग, अच्छा आप लोग कभी सोचते होंगे सांसद विधायकों की गाड़ी हमेशा निकलती रहती है, अब यार सोचिए जरा सा दिमाग में कि हमेशा सांसद विधायक चलते ही रहते हैं, तो कभी आपके घर कभी किसी के यहाँ पहुंचे नहीं होंगे। कहाँ जाते हैं सर, कहाँ जाते हैं सब जानते हैं, कहाँ जाते हैं? जितने प्रभावशाली लोग हैं उन्हीं के यहाँ जाते हैं सर। कहीं अपवादी कोई घटना दुर्घटना हो गई तो वहाँ चाहे चले जाते हो, वरना जाते अपना वोट फिक्स करने वाले हैं। इनके पास गए, इनके पास 150-200 लोग फिक्स हैं, बस इनके पास गए, बैठे उठे, चाय पानी नाश्ता हुआ, 10 मिनट बैठे, उसके बाद उनके यहाँ गए, इनके यहाँ गए, मतलब ऐसे जाते हैं वो। हम यही सोचते रहे, पहले मैं बहुत सोचता था, हमने कहा नेता रोज जाते हैं यार, हमारे लोग यहाँ नहीं आते हैं। तो हम सोचते थे कि भाई हो सकता है गाँव घूमते हो और हो सकता है कभी नंबर हम लोगों का भी आ जाए। अरे सांसद नहीं तो विधायक जी आ जाएंगे, अब विधायक नहीं तो उनके प्रतिनिधियाँ कोई नहीं आया आज तक, इतने बड़े लोग हो गए। तो हमको यही समझ में आया ये जाते कहाँ हैं, जहाँ पर इनकी वोट फिक्स होता है एक तरह से, वही अपडेट करते रहते हैं, रह के प्रधानों से मिलते रहते हैं या और भी लोगों से मिलते रहते हैं जो कि इस तरह के लोग होते हैं, वो फिक्स होता है। जैसे मतदान होता है एक्टिव हो जाते हैं सब, और उसके बाद वोट पड़ जाता है, जीत जाते हैं। इसी तरह से जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मंत्री मिनिस्टर बनते हैं, वो लोग क्या अपने विधायकों की सेटिंग बनाए रहते हैं। अब जैसे महाराष्ट्र में देख लीजिए ना, अब एक शिंदे साहब वहाँ गए, क्या नाम था उनका, जो उसमें मुख्यमंत्री हैं, एक ना शिंदे साहब, तो शिंदे साहब जो हैं वो गए, वो 40 लेके चले गए। यानी कि हर जगह समीकरण की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर भी लेके आए, जोश में आ गए, कांग्रेस उनके साथ ही नहीं दिया न्यायाधीश के ऊपर, यानी कि जांच समिति ने अप्रूवल कर दिया था, लेकिन फिर भी वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। तो चलिए देखिए इसमें क्या लिखा आप लोगों ने, आपने लिखा इसमें प्रस्ताव पारित ना हुआ, ठीक है।
प्रस्ताव के पक्ष में केवल 176 मत, प्रस्ताव के पक्ष में केवल 176 मत ही पढ़ पाए थे, पढ़ा था या पढ़ पाए थे। बस इतनी सी बात लिख लीजिए। अब लिख लीजिए एक दूसरा है जो कि हम लोग अगले दिन बात कर लेंगे। सौमित्र सेन का मामला, एक सौमित्र सेन है उनका मामला है, फिर पीडी दिवाकर का मामला एक है सिक्किम उच्च न्यायालय का, और एसएन शुक्ला का भी मामला एक है ना, न्यायमूर्ति इलाहाबाद की बात है ये। तो ये दोनों के बारे में और बात करेंगे। तो लिख लीजिए सौमित्र सेन का मामला, सौमित्र सेन। चलिए मैं थोड़ा संक्षेप में बता दूंगा आपको सौमित्र सेन। चलिए मैम आ गई है। देखो इसको ऐसा है, हम थोड़ा इसको डिटेल में इसमें भी चाह रहे हैं इसको कि आप लोग इसको इतने अच्छे से न्यायपालिका पढ़ लीजिए कि आपकी समझ भी इसमें बहुत अच्छे से विकसित हो जाए और आप बहुत अच्छे से पहुंच भी जाए। चलिए थैंक यू।